हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग फोर्टनाइटली हैंडआउट्स को कवर करते हैं। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है? जो जुलाई मंथ के आपने, आई होप कि आपने जो फोर्टनाइटली हैंडआउट्स हैं उनको कवर कर लिया होगा। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? जीके मंत्रा के ऊपर, यानी कि जुलाई मंथ की जो जीके मंत्रा है, जिसके अंदर आपके जुलाई मंथ का पूरा कवरेज उसमें दिया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे मंथ की जीके मंत्रास को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बस उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? तो जुलाई मंथ की जीके मंत्रा। तो देखते हैं जुलाई मंथ में कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए थे, ठीक है, जो हमारे काम के हैं। तो कुछ जैसे ब्रेक्स हो गया, ठीक है, जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है, आपके जो जस्टिस वर्मा है दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं बेसिकली ना, कि उनके घर में पैसा पाया गया था, उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो चलाई जा रही है। ठीक है, और हमारे मोदी जी तो आप जानते हो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है तो देखते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, है ना, स्पोर्ट्स, सारी की सारी न्यूज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ आती है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन। आपके जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अगर आपसे बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 67 के ए में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। तो ये किसको रिजाइन देता है? तो याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन हमेशा प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। अगर मैं प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो कौन से नंबर के थे? 14th वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। ठीक है, अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल कौन से हैं? तो 63 to 70 जो आर्टिकल से किससे बिलोंग करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट से। हम लोगों ने पॉलिटी के अंदर ये चीजें पढ़ी हुई है ना, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो अभी न्यूज क्या है बस कि उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया है। किस वजह से? मेडिकल उनके रीजंस उन्होंने बताए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने आपके इनके बारे में, है ना। आपके ये कहाँ से थे? जनता दल से पहली बार लोकसभा में इलेक्ट हुए थे झुंझुनू से। 1993 से 1998 तक राजस्थान में एमएलए भी रहे हैं किशनगढ़ से। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, होता क्या है, काम कैसे करता है, चलो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इलेक्शन होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का, उसकी प्रोसेस आर्टिकल 66 के 1 में लिखी है। प्रेस्क्राइब्स इलेक्शन बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, बोथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट सिस्टम से इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा, कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर याद होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर भी आते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी आते हैं, बट याद रखना कौन पार्टिसिपेट करता है उसमें? तो पार्टिसिपेट करते हैं कौन से? आपके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन जब उसका इम्पीचमेंट होता है तो उसमें नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही उनको क्या करता है? नॉमिनेट करता है। तो ये उसकी प्रोसेस है। Statutory framework, the Presidential and the Vice Presidential Elections Act 1952 and its 1974 rules operationalize Article 66, appointing a returning officer, fixing nomination dates and deposits, and allowing ECI to issue the poll notification as soon as may be possible। तो याद रखना, इनके रिटायर होने के बाद या इनकी रिजाइन करने के बाद, इनकी पोस्ट खाली होने के बाद इलेक्शन कब हो जाना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो इलेक्शन कब हो जाना चाहिए? तो उसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, बाकी हम बातें पढ़े हुए हैं, पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है। कितना टेन्योर होता है? 5 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, और जब तक सक्सेसर ओथ नहीं लेता तब तक वो उसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, उसके बाद रेजिग्नेशन 67 के ए में लिखा है। 67 के बी में राज्यसभा के अंदर एक रेजुलेशन लाया जाता है, उसके बारे में उसे 14 डेज पहले बताया जाता है, और उसके बाद एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर राज्यसभा और लोकसभा की एग्री हो जाती है तो उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। ये उसकी रिमूवल प्रोसेस है। और अभी ये भी बात निकल के आ रही थी कि अगर वो रिजाइन नहीं करते तो मे बी उनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस या रिमूवल प्रोसेस भी स्टार्ट हो सकता था। इससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बातें भी निकल के आ रही हैं। ओथ आर्टिकल 69 में है।
before the president or his delegate affirming true faith to the constitution। 70 contingencies की बात करता है, यानी कि डिस्चार्ज या खाली हो जाती है पोस्ट, उसकी बात करता है। 71 यानी कि उसके इलेक्शन, सारे उनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, आर रिजोल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, और यही आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी अलाउ होता है। सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस आर्टिकल 97 में लिखा है, ठीक है। ये सब बातें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसकी पर मंथ सैलरी होती है 4 लाख रुपए, वाइस प्रेसिडेंट की 5 लाख रुपए होती है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको 1952 में पहली बार फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। पहले थे प्रोफेसर जाकिर हुसैन, 1962 में चूज किए गए थे, ठीक है। KR नारायणन वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1992 में, ठीक है। कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं। फर्स्ट दलित कौन थे? KR नारायणन, जो हमारे क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। BD जत्ती सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये भी हमने पढ़ा है कि जब भी कभी, आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 तो सिंपल सा याद रखना, आर्टिकल 65 कहता है कि जब भी कभी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होगी किसी भी रीजन से, चाहे डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, जो भी है, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ऐसा 3 बार हुआ है। 1969 में जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे VV गिरी, ही वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर क्या होता है? 1969 में ही VV गिरी कहते हैं नहीं मैं तो क्या करूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा प्रेसिडेंट का, पोस्ट खाली हो जाती है, फिर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। देन इस कंडीशन में कौन बनेगा? तो याद रखना, एक एक्ट आया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1969, उसमें कहा गया कि अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो काम करेगा। तो एक बार ऐसा हुआ है, कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर एक बार 1977 में हुआ था, क्या हुआ था? आपके जो प्रेसिडेंट साहब थे फखरुद्दीन अली अहमद, F अली अहमद, उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ F अली अहमद, BD जत्ती हु वाज एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस वाइस प्रेसिडेंशियल टेन्योर किसका है? तो राधाकृष्णन का है और मोहम्मद हामिद अंसारी का है। कुछ फैक्चुअल डाटा भी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद वही 5 क्वेश्चंस हैं, आप अगर ढंग से पढ़ोगे इसको तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। तो घर पे इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। आपके पोर्टल पर ही अवेलेबल है। नेक्स्ट है प्राडा कोल्हापुरी कंट्रोवर्सी। अभी क्या हुआ था, ठीक है, जो प्राडा है शायद आप सभी जानते हो, उसकी और कोल्हापुरी चप्पल के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये हमने जुलाई 1 के हैंडआउट में पढ़ रखा है। और कंट्रोवर्सी इस बात की थी कि जो कोल्हापुरी चप्पल है बेसिकली महाराष्ट्र के कोल्हापुरा में और कर्नाटक के कुछ रीजन में बनती है, और उसके पीछे लगभग 30 से 40 हजार लोगों को जीवन मिलता है, यानी कि उनकी आजीविका चलती है, लाइवलीहुड चलता है उनका। तो वो चप्पल हद मार के मैक्सिमम 2000 रुपए की मिल जाती होगी, लेकिन प्राडा ने क्या किया, उसकी कॉपी की और उसको 1.5 लाख रुपए के आसपास बेच रहा था, 1,20,000 के आसपास। अब ये बात पहुंची तो कंट्रोवर्सी हो गई कि यार तुम हमारा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे एक होता है GI टैग, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सबसे पहले एक एक्ट कब आया था? 1999 में, ठीक है। इसको पहली बार कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? 2004-5 में दिया गया था। किसे दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन? तो आपको पता होना चाहिए, 10 साल के लिए दिया जाता है, फॉर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर, है ना। इसमें एक आ जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, चाहे हैंडमेड हो, चाहे वो खाने पीने का प्रोडक्ट हो, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हो, हम उससे क्या करेंगे, इंडिकेशन देंगे, यानी कि टैग मार्क दे देंगे ताकि वहाँ की इकोनॉमी वगैरह को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। इसके पास GI टैग भी है। उसके बाद आपने WTO पढ़ा होगा, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था आपका 1 जनवरी 1995 को बना होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, ठीक है। ये पूरी दुनिया में क्या कंट्रोल करता है? ट्रेड मेंटेन करता है। इसका एक एक्ट है ना, ट्रिप्स, वो कहता है कि जितने भी आपके जो IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो IPR तो कोल्हापुर वालों का है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की उन्होंने, उनकी फेमस है वो चप्पल, लेकिन प्राडा उसे बेच रहा है, उनका शेयर भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो WTO के उस ट्रिप्स का वायलेशन हो गया, ठीक है। GI टैग की कोई वैल्यू नहीं रही, जब क्यों दिए जा रहे हो GI टैग, जब कोई उसका डुप्लीकेट करके बेच रहा है ना। तो इस बात से न्यूज में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। डिजाइन, इनिशियल ओमिशन, ठीक है।
वही सब बातें लिखी हैं। 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। किंग बिजाला सेकंड ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी whose cobblers produced a durable open to show for the soldiers and farmers। तब से ये कोल्हापुरी चप्पल चली आ रही है ना। 8 डिस्ट्रिक्ट में याद रखना, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर महाराष्ट्र के, और बेलगावी, धारवाड़, बगलकोट, विजयपुरा और कर्नाटका के, इनमें ये बनाई जाती है। ठीक है, वही जीआई टैग मिला था 2019 में। ठीक है, आते थोड़ा सा आगे, जीआई टैग क्या होते हैं वही सब लिखा हुआ है। हमारा जीआई टैग का टारगेट ईयर है 2030। हमारी मिनिस्ट्री ने टारगेट बना रखा है, हमारी सरकार ने टारगेट बना रखा है कि 2030 तक आते आते हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट 10,000 जीआई प्रोडक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इतने प्रोडक्ट को जीआई टैग दे देना है। ठीक है, चलते थोड़ा सा नेक्स्ट है ना। Section 22 of the Geographical Indications of the Goods Registration and Protection Act 1999 treats infringement as the commercial use of the protected indication itself in a way that misleads consumers or amounts to unfair competition। तो वही सब बातें लिखी हुई। दार्जिलिंग टी को पहली बार मिला था ना, जस्ट रीडेबल है, यू कैन रीड, है ना। एक एक चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जस्ट मैंने थीम समझा दी आपको, है ना। नेक्स्ट कौन सा है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। क्या होते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड? स्वच्छता में दिए जाते हैं। ठीक है, कब स्टार्ट हुए थे? 2016 में स्टार्ट हुए थे। कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो इसे देते हैं। ठीक है, इस बार इन्होंने कुछ नई कैटेगरी भी ऐड की है, सुपर स्वच्छ लीग भी इसमें ऐड की गई है। तो इस बार के किसको मिले हैं? तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे देता है। सारे नाम है, फैक्चुअल आपको याद करने हैं। 43rd नेशनल अवार्ड्स अंडर द 9th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे कवरिंग 4500 सिटीज एट ए सेरेमनी प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से। ठीक है, तो इसमें सिटीज को बताया जाता है कौन स्वच्छ है, कौन सुपर स्वच्छ है, वही सब बात करने की बात की जा रही है। इस बार इन्होंने एक नई सुपर स्वच्छ लीग डाली है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इंदौर को उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड द कोवेटेड क्लीनेस्ट स्टेट लॉरेल्स। प्रयागराज टॉप्ड द गंगा टाउन सिटी। तो आप याद रखना, गंगा टाउन कैटेगरी में प्रयागराज पहले नंबर पे है। जस्ट फैक्चुअल डाटा आपको याद रखने हैं। कर्नाटक एंड मिजोरम वॉकड अवे विद द फास्टेस्ट मूवर टाइटल्स। ठीक है, तो जस्ट वन लाइनर है और कुछ नहीं है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देता है, 2016 से देता आ रहा है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 73rd लार्ज सिटीज को इसमें काउंट किया गया, और उसके बाद इन्होंने दिया हमें क्या करना है, कचरे का मैनेजमेंट करना है, स्वच्छ भारत बनाना है बस। ठीक है, टॉप पर कौन रहा? हर बार की तरह इंदौर रहा, और कुछ इस बार नई कैटेगरी भी इसमें एड ऑन की गई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, सुपर स्वच्छ लीग, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स carved out a premier league of the cities that have ranked in the national top 3 for the 3 consecutive years, thereby rewarding sustained rather than one of excellence. In the million plus bracket, cities with more than 10 lakh residents, Indore set an record by being adjudged India's cleanest city। तो दोबारा से वही हो गया, तो वही सब बातें लिखी है ना, आप पढ़ सकते हो ना। मीडियम सिटीज की बात करें तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसमें डाला गया है ना। स्मॉल सिटी सेगमेंट की बात करें तो महाराष्ट्र ने पहले नंबर पे रहा इसमें। ठीक है, वेरी स्मॉल सिटी की बात की जाए तो इसमें पंचगनी जो हिल स्टेशन है ना, वो इसमें नंबर 1 रहा। ठीक है, स्वच्छ शहर। ठीक है, इस बार अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, ये इंडिया के 3 न्यूएस्ट क्लीनेस्ट सिटी में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जस्ट फैक्चुअल डाटा है। उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट स्टेट इन द कंट्री। आपके पास इसकी वो होनी चाहिए, आपकी कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी, आप उसके ऊपर हाईलाइट करके इनको याद भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिजोरम विच क्लेम्स द सेम टाइटल इन द स्मॉल स्टेट कैटेगरी, है ना, जस्ट फैक्चुअल डाटा है। प्रयागराज को पहला नंबर मिला किसके अंदर? क्लीनेस्ट गंगा टाउन में, फॉर इट्स जीरो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द 2025 महाकुंभ पिलग्रिमेज, यानी कि जो महाकुंभ हुआ था उसमें वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए आपके इसको पहला पॉइंट दे दिया गया है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। AAIB प्रिलिमिनरी रिपोर्ट
क्या है, ऑन एयर इंडिया क्रैश। तो एयर इंडिया वाली न्यूज़ है ना, जो बोइंग एयर इंडिया का 171 क्रैश हुआ था, हम पढ़ चुके हैं उसे अर्लियर, ठीक है। उसके ऊपर कहा था ना, एक रिपोर्ट आई थी कि जो पायलट हैं उन्हीं को ब्लेम कर दिया गया था कि नहीं इनकी वजह से ये सब हुआ था ना। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं कि उन दोनों के बीच में जो बातें हुई है ना, जो आपके ब्लैक बॉक्स में जो बातें रिकॉर्ड हुई उसके अंदर ये जो पता चला उसके बताया गया है ना। फ्यूल कंट्रोल, उसने एक ने कहा था ना टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद एक पायलट ने बोला pilot reaction, the cockpit recorder picked up the first officer shouting fuel and the captain asking why did it cut off 5 seconds after the switch is moved. No one tried to restart the engines before the क्रैश, है ना। और उसके बाद ही क्रैश हो गया। तो किसको ब्लेम किया गया था, आपके फाइटर्स को। तो ये वही वाली न्यूज़ है, तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कि उन पायलट के ऊपर ही इसको डाल दिया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंडिया, उसकी रिपोर्ट है। इमीडिएट नोटिफिकेशन, 30 मिनट डोमेस्टिक अलर्ट चेन, है ना। वही सब बातें हैं, जस्ट रीडेबल है ना। ब्लैक बॉक्स से क्या पता चला, वही सब लिखा है, ब्लैक बॉक्स रीड आउट, है ना। तो सब कुछ डाटा याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ उस इन्फॉर्मेशन को इसमें अलाइन करके याद कर लेना जस्ट, है ना। जो अहमदाबाद का क्रैश हुआ था ना, इससे पहले वाले हम पढ़ चुके हैं हैंडआउट में। 4 न्यू मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। देखो होता क्या है, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा आर्टिकल कौन सा होता है इसका, 81। इसका आर्टिकल कौन सा होता है, 80। और यहाँ पर एक होती है पार्लियामेंट, ठीक है, संसद जिसे कहते हैं, और उसका आर्टिकल कितना होता है, 79, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के साथ एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 52। इन तीनों को मिला देते हैं तो हम क्या बन जाती है, पार्लियामेंट बन जाती है। एक भी नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं है, तो ये तो हम बहुत बार पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहा है, इन दोनों की। तो आपने पढ़ा होगा लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, इसे हम अपर हाउस कहते हैं, इसे हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं, इसे हम परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं रिटायर्स इन एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो अभी क्या हुआ, इस राज्यसभा में है ना, टोटल कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में, तो याद रखना 245। Among out of 245, 233 are elected by the, है ना, इलेक्शन से होते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और नॉमिनेट कौन करता है 12 मेंबर्स को, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति उसे नॉमिनेट करते हैं। और कौन कौन से फील्ड से, 4 फील्ड होते हैं। कौन कौन से, आर्ट से, ठीक है, लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विस से। तो अभी 4 मेंबर्स को इस वाली उसमें फील्ड में से क्या किया गया है, नॉमिनेट किया है। किसने किया है, प्रेसिडेंट साहब ने, ठीक है। तो वही सब न्यूज़ है। हाँ, आपके अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 543। 2019 वाले इलेक्शन में कितने थे, 545। लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस को हमने हटा दिया था, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 से 2 एंग्लो इंडियंस की पोस्ट को वैकेंट यानी हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब टोटल है 543, ऑल आर इलेक्टेड बाय द इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो इनके नाम याद रखने, कौन कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, उज्जवल निकाम है, सदानंद मास्टर है, और उसके बाद मीनाक्षी जैन है, ठीक है। वही सब बातें लिखी हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी जस्ट, है ना। आर्टिकल 80 है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, कौन वाइस प्रेसिडेंट, है ना, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। याद रखना लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है, और वो कोई ना कोई एमपी ही बनाया जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का जो लीड कर रहा होता है, चेयरमैन जिसे कहते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मान लिया जाता है। और कौन से आर्टिकल में है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो आर्टिकल 64 में ये बात लिखी हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन 2006 मुंबई ब्लास्ट केस। क्या हुआ है, द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ द 21 जुलाई 2025 set aside the 2015 special court convictions in the 7/11 suburban train bombings, acquitting all 12 men who had spent up to 19 years in the jail and wiping out 5 death sentences. A division bench of Justice Anil Kilor, उसके साथ कौन है, SC चांदक, ठीक है,
concluded that the prosecution utterly failed to prove a terror conspiracy, faulted the trial court for relying on weak identification PRAD and the cold data evidence, and rejected the admissibility of the Maharashtra Control of Organized Crime Act। तो जितने भी लोग कन्विक्ट किए गए थे सबको छोड़ दिया गया है। स्पेशल महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ट्रायल 2015 है ना, हाई कोर्ट जजमेंट आया था 21 जुलाई 2025 को। द बेंच अलाउड द अपील्स, डिसमिस द स्टेट्स कंफर्मेशन प्ली एंड ऑर्डर्ड इमीडिएट रिलीज, सबको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की है उसके ऊपर क्या लगा देता है, स्टे लगा देता है। बेंच ऑफ जस्टिस MM सुंदरेश एंड N कोटेश्वर सिंह स्टेड द हाई कोर्ट वर्डिक्ट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स एंड सेड इट वुड नॉट सर्व एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। बहुत पुरानी न्यूज़ है, इन लोगों को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो न्यूज़ में आ गया। कराची कंस्पिरेसी येट नो फाइनेंशियल ट्रेल, ट्रेनिंग कैंप और ट्रैवल रिकॉर्ड एविडेंस विथस्टूड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी उन्होंने कहा कि भाई कोई एविडेंस था नहीं तो हमने इनको छोड़ दिया है, ठीक है। फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंस भी उसमें नहीं माने गए, ठीक है। वही सब बातें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्ट वन लाइनर में याद रखना है ना। इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा, देखो जो जस्टिस वर्मा है ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, है ना, काफी पूरे साल भर से न्यूज में रहे हैं। हुआ क्या था इनके साथ, इनके घर में पैसे पाए गए थे। जब पैसे पाए गए थे तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे। तो क्या होगा अगर जज ही करप्ट हो, तो क्या प्रोसेस होती है जज को पोस्ट से हटाने की। तो देखो अगर हाई कोर्ट का जज है तो आर्टिकल 217, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो आर्टिकल 124 का 4। प्रोसेस दोनों की सेम होती है। क्या प्रोसेस होती है इनको हटाने की, तो सिंपल याद रखना। अच्छा, 100 मेंबर लोकसभा के, 50 मेंबर राज्यसभा के, अगर इसके आरोपों से, एलिगेशन से एग्री कर जाते हैं और एग्री करने के बाद एक काउंसिल बनाई जाती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की काउंसिल में 3 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है हाई कोर्ट का जज, ठीक है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, और एक उसमें कौन होता है, कोई भी जुरिस्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे लॉयर वगैरह। ये 3 बनाए जाते हैं और ये 3 एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट को कहाँ प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में। अगेन लोकसभा राज्यसभा के सामने जाएगी क्योंकि उसमें तो तीनों आते हैं। और फिर पार्लियामेंट में जाने के बाद अगर उसके ऊपर 2/3 मेजोरिटी के साथ, अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर लोकसभा और 2/3 मेजोरिटी के साथ ही अगर राज्यसभा उसे पास कर देती है, उसके एलिगेशन से, उसकी रिपोर्ट जो होती है उससे अगर एग्री कर जाती है, तो क्या होता है, उस आदमी को पोस्ट से हटा दिया जाता है, उसकी पोस्ट को वैकेंट मान लिया जाता है। तो अभी जस्टिस वर्मा है, उनकी कहानी यहाँ तक पहुंची है। ये 3 मेंबर बना दिए गए हैं, ठीक है। अभी क्या रिपोर्ट बनाते हैं, उससे पार्लियामेंट कैसे एग्री करती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाली न्यूज़ है, काफ़ी बार हमने पढ़ी हुई है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना बहुत सारे जजों के ऊपर ये प्रोसेस आ चुकी हैं, बट आज तक किसी जज को हटाया नहीं गया है। मे बी ये हटे, मे बी ना भी हटे, है ना। 3 जजेस बैठते हैं, वही जो मैंने अभी कहा था, एक सिटिंग जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, और एक कोई भी एमिनेंट जुरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बाद में पहुंचती है बात कहाँ पर, आपकी पार्लियामेंट में। फिर वहां पर अगर 2/3 मेजोरिटी से मेंबर्स इसे पास कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है, उसकी पोस्ट को वैकेंट मान लिया जाता है। फिर लास्ट में प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा और कहेगा ठीक है आज से तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो गई है। जस्टिस वी रामास्वामी के ऊपर चला था, लोकसभा के अंदर जो वोटिंग थी वो नहीं मिल पाती है। जस्टिस सौमित्र सेन पे चला था, राज्यसभा ने मोशन पास कर दिया था, ठीक है, लेकिन जो जज था उसने रिजाइन कर दिया था। कब, जिससे पहले कि लोकसभा ही इस पे बात कर पाती। तो ये इसने रिजाइन भी नहीं किया है। अब तुम कहोगे कि सर ये रिजाइन क्यों नहीं कर देता, अगर रिजाइन कर देगा तो मतलब ये कल्प्रिट है ना। तो अगर इसको लगेगा कि मैं फंसने वाला हूं तो रिजाइन कर देगा, तो प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। PD दिनाकरन के ऊपर भी चला था 2010 में। इंक्वायरी कमेटी ने पाया था कि मिसकंडक्ट किया है, बट द जज क्विट हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री डिबेट। जैसे कि अभी इंक्वायरी कमेटी बनी है ना, सोचो अब अगर जस्टिस वर्मा रिजाइन मार दे तो ये प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाएगी, है ना। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 4th इन द ग्लोबल इनकम इक्वालिटी। भारत जो है वो ग्लोबल इनकम इक्वालिटी में कौन से नंबर पर आ गया, 4थे नंबर पे। जस्ट फैक्चुअल डाटा है, 1 लाइनर में याद रखना है। इंडियाज अपीयरेंस
As the world's fourth most equal country on the consumption-based Gini index compiled by the World Bank, तो भारत की इस बार की इंडियाज गिनी कितनी है 25.5 पर है, ठीक है। उसके आगे है स्लोवाक रिपब्लिक, फिर उसके बाद है स्लोवेनिया, फिर उसके बाद है बेलारूस। तो 3 के बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। एंड फार बिलो द यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी 38.9 है, चाइना की 38.2 है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें आगे नजर आते हैं। गिनी जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जो गिनी कोफिशिएंट है वो 0 है या फिर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, उसके बीच में ये वेरी करता है। एक होता है परफेक्ट आपका इक्वालिटी, एक होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमने हैंडआउट में पढ़ा हुआ है। तो भारत की रैंक चौथे नंबर पे है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, इन्होंने बहुत हेल्प की है ना, जिसमें लोगों को फ्री खाना दिया जाता है ना। तो उसके बिहार पर हमारा जो कंजम्पशन है उसके बिहार पर हम चौथे नंबर पर आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। 2011-12 में 28.8 था, 2022-23 में 25.5 हो चुका है, ठीक है। इनकम इक्वालिटी स्लोवाक रिपब्लिक का 23.1 है, ठीक है। स्लोवेनिया का 24.7 है, बेलारूस का 25 है, इंडिया का 25.5 है। तो इंडिया रैंक्स एट 4th, ये जस्ट याद रखना वन लाइनर में, है ना। Income and wealth gaps could still widen even as consumption gaps narrow, risking social discontent and political backlash। चलते थोड़ा सा आगे। Invisible hand in India's foreign trade, देखना क्या है। फ्रेश आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा शोज दैट द इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 इंडियाज नेट अर्निंग फ्रॉम द सर्विस प्लस प्राइवेट रेमिटेंसीज रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ रफली $523 billion, large enough to cover the entire US $191 billion trade gap and thus the current account into a क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, हमारी जो इंडिया की जो इस बार का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ चुका है, तो बस उसकी बात कर रहा है। फॉरेन ट्रेड बढ़ा है हमारा, ठीक है। इसने ईयर वाइज कंपेयर भी कर रखा है, लेकिन हमें इतना नहीं करना इस बार का कितना आ रहा है, बस हमें इतना याद करके छोड़ देना है, ठीक है। पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी हुई है, ठीक है। 2021-22 में $429.9 बिलियन था। 2023 के अंदर ये लगभग 2022-2023 में $456.1 बिलियन हो चुका है। जस्ट वन लाइनर में याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। एफडीआई क्या होती है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेक्स रिजर्व, जितना पैसा हम दूसरे देश का करेंसी में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनवायरनमेंट की न्यूज़ है। EIA स्टडी फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेज अर्थक्वेक रिस्क। क्या कहना चाह रहा है समझना। आपने एक प्रोजेक्ट पढ़ा होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जो आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है बेसिकली इसको कहाँ पर चलाया गया? अंडमान निकोबार में, ठीक है। कितने रुपए का प्रोजेक्ट था? तो सिंपल से याद रखना, ये आपका प्रोजेक्ट होता है लगभग 72,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा निकोबार है उसके अंदर क्या बना रहे थे हम, पोर्ट्स, है ना। हम वहाँ पर एयरपोर्ट्स, वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, ये सब बना रहे थे ना, बिल्डिंग बना रहे थे। लगभग 3.25 लाख लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह बना रहे थे, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो सिंपल याद रखना, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है ना, स्टेज लगा हुआ है अभी इस पे। ये है आपका श्रीलंका, है ना, हमने पढ़ा भी है इसको, फोर्टनाइटली हैंडआउट का पार्ट है। यहाँ पर क्या है? एडम्स ब्रिज, जिसे क्या कहा जाता है? तो एडम्स ब्रिज को हम क्या कहते हैं? राम सेतु कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपका पाक स्ट्रेट। यहाँ पर क्या बना हुआ है? तो यहाँ पर बना हुआ है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बना हुआ है यहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार बना हुआ है, ठीक है। यहीं पर कच्छतीव आइलैंड था, जो हम बीच में पढ़ते रहते हैं ना, श्रीलंका को दे दिया था, वापस लेना चाहते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर, है ना। और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार। तो हम चाहते हैं कि इस निकोबार में, ग्रेट निकोबार में क्या करें, हम एक प्रोजेक्ट लगाएं जिसमें बहुत सारे पोर्ट, एयरपोर्ट ये सब बनाएंगे, ताकि हमारी जो कौन सी उसमें गलथिया बे के अंदर, ठीक है, उससे हमारा क्या होगा, वहाँ पर प्रेजेंस बना रहेगा। हमारे जो हमारा जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल है उसके अंदर हमारी प्रेजेंस बनी रहेगी। वरना तो चाइना आप जानते ही हो, है ना, कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करता रहता है। तो अभी पता चला कि जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वहाँ पर सुनामी का रिस्क हो सकता है।
इस वजह से इस पे स्टे लगाने की बात कही जा रही है, ठीक है। जैसे गलतिया बे, इंदिरा पॉइंट, आप जानते हो ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, लेकिन ये 2004 वाली सुनामी में सबमर्ज हो गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा सुनामी आए और ये पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए, तो इसके ऊपर दोबारा से कंसर्न करने की बात की जा रही है। अभी स्टे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वोलेशन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना, इन हेल्दी एनवायरमेंट, उसका वोलेशन है, ठीक है। मैरीन लाइफ वहाँ डिस्टर्ब होगी, है ना। उसके साथ साथ वहाँ पर जो जंगल में पेड़ पौधे के साथ साथ जो जंगली जीव मारे जाएंगे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी वोलेशन होगा, है ना। तो इन सारी कंसर्न्स को देखते हुए अभी तक उस पर स्टे लगा हुआ था। अब दोबारा से पता चला कि वहाँ पर तो अर्थक्वेक भी आ सकता है, और अगर पानी में अर्थक्वेक आता है तो आप जानते हो क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है ना, पी वेव, एस वेव, एल वेव, है ना, ये आप जानते ही हो, ठीक है। कैबिनेट अभी डिसाइड करेगा कि भाई इसको बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो वही सब न्यूज़ चल रही है। दोबारा से एनालिसिस किया गया है उसका, है ना। उसके बाद देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी हैज आस्क्ड एनी आईडीसीओ टू फाइल a supplementary risk assessment covering zone 5 PGA liquefaction and the vertical land level change before stage 2 forest clearance is issued। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है शिपिंग मिनिस्ट्री से कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा डिजाइन करना ताकि सुनामी से बचा जा सके, क्योंकि आपको पता है 2004 की सुनामी आई थी, उसके बाद ही 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट था वो भी कब आया था, 2005 में आया था, उस सुनामी के बाद। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया अचीव्स 50% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी, ठीक है। हमारे इंडिया का टारगेट था कि हमें जितनी पावर हम यहाँ यूज करते हैं उसका ऑलमोस्ट 50% किससे होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, यानी कि विंड पावर से, सोलर पावर से, है ना, हाइड्रोजन से, इन सब से होना चाहिए, ताकि हम जो कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट ईयर है 2070 उसको अचीव कर सके, ठीक है। उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर जाना होगा। तो हमने जो टारगेट सेट किया था 2030 का, इंडिया ने उस टारगेट को अचीव कर लिया 5 साल पहले। बस वही न्यूज है। इंडिया अनाउंस्ड इन जुलाई 2025 दैट फुली 1/2 ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नाउ कम्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 5 years ahead of its पेरिस एग्रीमेंट प्लान्स फॉर 2030, है ना। हाइड्रो से, न्यूक्लियर से, इन सब से मिलकर आ रही है ना। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 484.8 गीगावाट, जिसमें से 242.8 गीगावाट कहाँ से आ रही है, नॉन फॉसिल सोर्सेज से, जो हमने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है, ठीक है, हमारे साइंटिस्टों की वजह से, है ना, आप जानते ही हो। इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। देखो सोलर से 110.9, ये डाटा याद रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे अपने हैंडआउट से याद कर लेना, ठीक है। ये डेफिनेटली एग्जाम में आ जाते हैं कि हाइड्रो पावर से कितना बना रहे हैं, थर्मल से कितना बना रहे हैं, न्यूक्लियर से कितना बना रहे हैं, ठीक है, विंड पावर से कितना बना रहे हैं ना, ये भी याद रखना। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था कि विंड पावर में हम 4थे नंबर पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, इंडियाज न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। इसका नाम रखा गया खेलो भारत नीति 2025। इसको यूनियन कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को अप्रूवल कर दिया और ये पार्लियामेंट में रखी जाएगी। देखो क्या है इसमें, हम चाहते हैं कि 2036 का जो ओलंपिक हो उसमें भारत टॉप 10 में आ जाए, और 2047 तक जब भारत क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। हमारे विकसित भारत का टारगेट ईयर है कौन सा, 2047। तो हम चाहते हैं तब तक भारत टॉप 5 में आने लग जाए, है ना। जब भी कभी ओलंपिक हो, कुछ भी गेम हो, तो भारत टॉप 5 में रहे। कैसे रहेगा, उसके लिए 2 चीजें चाहिए। देखो हमें इसमें यही बातें हैं, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, है ना। इतना बड़ा देश है फिर भी हमारे पास अच्छे प्लेयर क्यों नहीं है, क्योंकि उनको ढूंढा ही नहीं जाता है, पैसा नहीं खर्च होता। अभी मैं कल परसों एक देख रहा था, है ना, हमारे जो हॉकी के प्लेयर हैं उनको मैन ऑफ द प्लेयर का जो मैच मिला उसके अंदर पैसे मिले $200 के आसपास, यानी 15-16 हज़ार रुपए। और वहीं अगर क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होता है तो 1-2 लाख रुपए से कम नहीं मिलते हैं। तो उनके पास पैसा भी तो नहीं खर्च किया जा रहा दूसरे गेम्स के ऊपर, तो सब क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें पॉलिसी बनाई जाए,
टैलेंट को ढूंढा जाए, ठीक है, और इंडिया को आगे पहुंचाया जाए। दूसरा, एक इसके अंदर ट्रिब्यूनल होने चाहिए। जैसे आपने पहलगाम वाला केस देखा, पहलवानों वाला केस देखा होगा, जिसमें जो पहलवान थी फीमेल, जो आपके रेसलर थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, है ना, जो भी बृजभूषण सिंह जी थे, और इनके ऊपर है ना कि भाई तुमने सेक्सुअल हरासमेंट किया, ये वो, कुछ नहीं हुआ उनका, उन्होंने मेडल गंगा में बहा दिए, ये कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे, सरकार सुन ही नहीं रही है। तो एटलीस्ट एक ट्रिब्यूनल होनी चाहिए जहां पर वो अपनी शिकायत कर सके। वो शिकायत सही है गलत है उसका फैसला बाद में हो, एटलीस्ट वो रजिस्टर तो हो कहीं पे, है ना। इस वजह से भी बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, खेलों में नहीं आना चाहते हैं। तो हमें पॉलिसी बनानी है, हमें ट्रिब्यूनल बनाना है, बस इसमें दो ही बातें कही गई हैं, ठीक है। और इंडिया 2036 के ओलंपिक में भारत में करवाने के प्लान में भी है, तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर याद रखना एक क्या बनेगा, ऑफिस, जोन ऑफिस बनाना चाहिए, ऐसा भी इसमें प्रोविजन लिखा गया है। इंडिया इनटू ए टॉप 10 ओलंपिक नेशन बाय 2036, ये हमारा टारगेट ईयर है, ठीक है। तो वही सब बातें हैं। एक्सीलेंस ऑन द ग्लोबल, स्पोर्ट्स ड्रिवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, डिसेबिलिटी इंक्लूजन होना चाहिए, ना, ये सब बातें लिखी हुई। पीपल्स मूवमेंट होना चाहिए, स्पोर्ट्स, है ना, कि हर आदमी खेले, एवरी स्कूल, एवरी ब्लॉक, एवरी वर्क प्लेस फिट इंडेक्स होना चाहिए। हर जगह पर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसके अंदर बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड था। उसमें डाल दिया गया कि बच्चों को एटलीस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड कराने जरूरी हैं, ताकि उनकी हेल्थ भी साथ साथ अच्छी रहे, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हैं, है ना। बीसीसीआई को भी इसके अंदर लाने की बातें की जा रही हैं, अब देखते हैं आता कि नहीं आता है। वही इसमें कहा गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाने हैं, है ना, वही सब बातें लिखी हुई हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ द NER डिस्ट्रिक्ट STG। देखो डिस्ट्रिक्ट STG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी रैंक डिसाइड की जाएगी, है ना। इंडिया सेकंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, देखो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने हैं, 17, और इनको टारगेट ईयर कौन सा है कि हमें इसे अचीव करना है, तो इनका टारगेट ईयर है 2030। अभी एक रैंक भी आई थी इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में, भारत की रैंक कौन सी है, 99th पे है भारत, है ना। जैसे उसमें जीरो हंगर, पुअर्टी, वो सब लिखे हुए हैं, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है, बस वो लिखा हुआ है। तो जस्ट आपको 2-4 बातें याद रखनी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव, है ना, फेडरलिज्म को प्रमोट करने, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का आया है, तो कुछ कुछ स्टेट पहले नंबर पे, उनके बारे में याद रखना है, ठीक है। 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पायरेंट, ठीक है। नीति आयोग ये सब करता ही, आप जानते हो, नीति आयोग भारत का थिंक टैंक कहलाता है, ठीक है। तो जस्ट याद रखना है, एवरी डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा अटेन्स फ्रंट रनर स्टेटस। टॉप परफॉर्मर में है आपका हनाथियाल, चम्फाई मिजोरम के, गोमती एंड वेस्ट त्रिपुरा के, एंड मोकोंगचोंग, कोहिमा एंड दीमापुर नागालैंड के टॉप परफॉर्मर में है, ठीक है। तो वही सब बातें हैं, जस्ट ऑनलाइनर याद रखना है। जैसे गुड हेल्थ एंड वेलबींग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में आता है, SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी आता है, SDG 6 में क्लीन वाटर आता है, SDG 14 में लाइफ अंडर आपके वाटर यानी कि मैरीन लाइफ आती है। हमें उन सारे सेक्टर्स को क्या करना है, 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की रैंक इसमें जस्ट दिखाई गई है, तो ऑनलाइनर में आप याद रख सकते हो। 1000 years ऑफ राजेंद्र चोलाज फर्स्ट मैरीटाइम एक्सपेडिशन, कुछ नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। चोलाज, पांड्याज, है ना, चालुक्याज, है ना, ये सब हम नहीं पढ़ते। लेकिन हाँ, अभी हमारे लिए क्यों जरूरी हो चुका है कि तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, वो अभी घूमने गए थे, कहाँ पर घूमने गए थे, तो उन्होंने विजिट किया आपका तमिलनाडु, ठीक है। और वो कहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, जो 1000 साल पुराना है लगभग, उसमें मोदी जी विजिट करके आए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आ गया, है ना। कौन सा है देखते हैं, उसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम नागापत्थिनम, ठीक है। तो यहाँ पर मोदी जी घूम कर आए हैं, ठीक है। और उस समय ये लोग क्या करते थे, दूसरे देशों तक भी अपने नेवल रूट को बना के रखते थे। आप जानते हो चोलाज इनके लिए तो फेमस थे, है ना, जो दूसरे देशों में आज भी तुम्हें हिंदू टेम्पल्स मिल जाएंगे, तो इन्होंने बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड कर रखा था, ठीक है। हालांकि उसको हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बातें याद रखना, ठीक है। राज राजा फर्स्ट, है ना, 1985 में, ठीक है, मोदी जी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर 1000 रुपये का क्या चलाया, सिक्का भी चलाया है, ठीक है। राजेंद्र चोला जस्ट रीडेबल है ना, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। 1000 रुपये का नोट भी, सिक्का भी चलाया गया है, उसको
डेडिकेट करते हुए 27 जुलाई 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेसाइडेड ओवर ए मिलेनियम पूजा इनसाइड द बृहदेश्वरा ऑफ द गंगेज टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम and formally released a 1000 silver coin bearing a Chola war gallery and the legend 1025 से 2025 maritime glory। ठीक है, तो उसको इन्होंने वहां पर किया है। वहां पर एक चीज और ध्यान रखना अभी आपके काम की है, उस समय भी लोग क्या करते थे, जो इलेक्शन थे ना उसको किस पे करवाते थे, तो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते थे बैलेट सिस्टम से। बैलेट सिस्टम मतलब, बैलेट का मतलब था कि उसमें जो पाम ट्री होता है उसके पत्ते पर बैलेट की तरह लोग इलेक्शन करवाते थे विलेज लेवल पर। ठीक है, वो भी वहां पर करवाया जाता था। कहाँ पर? आपके तमिलनाडु में चोला डायनेस्टी के टाइम पर। नेक्स्ट है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप जानते हो है ना, भारत में कितनी हो गई है? 44 हो गई है। ठीक है, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? जो हमें विरासत में मिली होती है। ठीक है, इसमें 2 शहर भी हैं भारत के, एक जयपुर आपका फेवरेट और दूसरा कौन है इसमें? अहमदाबाद। 2 शहर भी इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस बार इसका जो सेशन हुआ था 47th, लास्ट 46 भारत में हुआ था, ध्यान रखना। इसका जो 46 यूनेस्को हेरिटेज साइट का सेशन था वो लास्ट टाइम कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था। और वहीं पर मोदी जी ने भारत में 43rd जो साइट थी उसको ऐड किया था, जो कि क्या थी? आपके आसाम के मोइडाम्स। आपको शायद याद भी होगा, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, अहोम डायनेस्टी के। और इस बार इसका 47 सेशन कहाँ पर हुआ? पेरिस में। वहां पर हमारे इंडिया की तरफ से 44th हेरिटेज साइट पर जो मराठा हैं उनके मिलिट्री लैंडस्केप्स को यानी कि उनके किलों को जोड़ दिया गया है। कितने किले उसमें जोड़े गए? 12 किले उसमें, यानी 12 फोर्ट को ऐड कर दिया गया है। तो भारत में कितने हो चुके हैं? 44th या 44 आपकी हेरिटेज साइट हो चुकी है। जैसे सालेर का किला है, सिवनेर का किला है। याद रखना, सिवनेर के किले में जो शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, जो मराठाओं को बनाते, मराठा एम्पायर इन 1674। ठीक है, और उसके बाद 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो अपनी डेथ से पहले लगभग 350 प्लस किले कब्जा चुके थे। और इसीलिए बीजापुर के आपने पढ़ा होगा, अफजल खान से लड़ाई हुई थी। अफजल खान को उन्होंने टाइगर क्लोज से मार दिया होता है। आजकल वो टाइगर क्लोज ब्रिटेन म्यूजियम में है ना, वो सब बातें आप जानते हो। और उसके बाद रायगढ़ वाज द कैपिटल ऑफ मराठास। ठीक है, अगेन मराठा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर इतना उनका हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है, बस 2-4 बातें याद रखना है ना। राजगढ़, ठीक है, जिंजी, इन सबको उसमें एड ऑन कर दिया गया है। प्रतापगढ़ याद रखना, इस प्रतापगढ़ किले पे ही किसको मारा था? अफजल खान को मारा था उन्होंने, ये भी ध्यान रखना, 1659 में। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है ना। इंडिया में आज के दिन 36 कल्चरल साइट हैं, 7 नेचुरल हैं और एक इसमें मिक्स्ड साइट भी एड ऑन की गई है, ये भी ध्यान रखना। पहले नंबर पे इटली, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, और फिर भारत कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। ये फैक्ट भी याद रखना थोड़े से, है ना। देखो, जैसे धोलावीरा आपने पढ़ा होगा है ना, धोलावीरा 2021 में ऐड हुआ। काकातिया रुद्रस्वरम 2021 में। सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास 2023 में। शांति निकेतन, ये आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका घर था, आजकल ये लाइब्रेरी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, है ना। इसको 2023 में ऐड किया। मोइडाम्स लास्ट ईयर 2024 में हुआ था। और इस बार मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो ये लास्ट की 3-4 भी याद रखना। नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रिक्स समिट, ये तो आप जानते हो ब्रिक्स समिट इस बार कहाँ पर हुई है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। हम डेली न्यूज एनालिसिस में पढ़ते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चीज़ें हमें समझानी चाहिए, है ना। कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर हुई है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 5 उसमें इनिशियल मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बैड हुआ था 2010 में हुआ था। ये लास्ट ईयर क्लैट के एग्जाम में पैसे आ भी चुका है। ठीक है, उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब एंड द आपका जो इंडोनेशिया, उन्होंने ऐड ऑन करने की बात की। सऊदी अरबिया ने अभी इसे फॉर्मली साइन किया नहीं है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो अभी आज के दिन इसमें 10 ही मेंबर हैं। ये एक एंटी यूएसए ग्रुप है, ये एक एंटी वेस्ट ग्रुप है, इसलिए आप देखोगे टैरिफ वॉर चल रहा है, इसी के पीछे तो चल रहा है। अगर आप कॉन्टिन्यूअस हो, द हिंदू वगैरह देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग बातें जानते हो। इस बार की थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस, ये इस बार की थीम है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी ब्रिक्स है वो कहाँ पर होने वाली है? इंडिया उसको होस्ट करेगा, ऐसा भी ध्यान रखना। ठीक है,
और इसमें देखो रशिया है, चाइना है ना, ईरान को ऐड कर लिया उन्होंने बेसिकली किसके लिए, तो ये सारे के सारे एंटी वेस्ट हैं। द समिट क्लोज विद ए 38 पैराग्राफ रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन एंड 6 टेक्निकल एनेक्सेस which the 11 heads of the state endorsed on the 7 July 2025 है ना, वही सब बातें जस्ट आपको पढ़ के याद रखनी है। एग्जाम में क्या आता है आप जानते हो, जब भी कभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पैसेज आता है तो 3 क्वेश्चन स्टेटिक होते हैं, जैसे लास्ट ईयर था कब बना था ब्रिक्स, अफ्रीका कब आया था, कितने मेंबर्स हैं ना, रिसेंटली कौन जुड़ा, और 2 करंट अफेयर से उठा लेता है, जैसे आजकल टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है। आई थिंक आप ये बात जानते होंगे ना। और इनका टारगेट है किसको पीछे करना, अमेरिका को, है ना। देखो अगर ढंग से देखोगे तो जो अमेरिका है उसके अगेंस्ट में ये रहना चाहते हैं। देखो इंडिया G7 में जाता है, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, ठीक है, न्यू ब्रिक्स मेंबर्स भी जुड़े हैं, तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारी तरफ आ जाए, इसीलिए टैरिफ वॉर चला आ रहा है ना। अब जानते हो बेहतर तरीके से, यूएसए और रशिया तो हमेशा से दुश्मन रहे हैं ना। इसका नाम ऑफिशियली किसने दिया था, तो याद रखना जिम ओ'नील ने दिया था 2001 में, ठीक है, जो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उसके बाद 2001 में नाम दिया गया था, 2009 में ये बन गया था। साउथ अफ्रीका ऐड कब होता है, 2010 में, और वो बन जाती है ब्रिक्स। वही सब बातें लिखी हैं, जस्ट रीड इट, है ना। अब इतना बड़ा है, एक एक लाइन नहीं पढ़ी जा सकती है, तो जस्ट मैंने थीम समझा दी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ भी सकते हैं। इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बना लिया, ताकि जैसे अमेरिका के पास WHO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो, तो इन्होंने खुद के बैंक वगैरह बनाने शुरू कर दिए। कंप्लीट बॉयकॉट करना अमेरिका का, बस इसकी ये थीम है। और ये आजकल ये नई करेंसी बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका के डॉलर का डीडॉलराइजेशन किया जा सके, है ना, वही सब चल रहा है। देखो, the expansion is seen as an effort to counterbalance the influence of Western blocs like G7 and to build a multipolar वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं चाहते कि एक चीज़ पर डिपेंड रहें, तो अपना खुद का बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सब बातें, लास्ट ईयर पैसेज आ भी चुका है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। पीएम मोदी रैप्स अप 5 नेशन टूर बिफोर ब्रिक्स। ब्रिक्स में जाने से पहले मोदी जी 5 जगह गए, ठीक है। ये हमने द हिंदू में भी कवर किया था। मोदी जी निकले इंडिया से गए घाना से गए आपके त्रिनाद और टोबागो, उसके बाद गए अर्जेंटीना से घूमे ब्राज़ील से घूमे कहाँ पर, नामीबिया, और उसके बाद सीधे कहाँ पर आ गए, भारत आ गए। तो 5 देशों के विजिट पर भी गए थे, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, हैविंग साइजेबल रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ, ठीक है। क्यों गए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ है, लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, टेंटलम है, ठीक है, जिससे इंडिया की एनर्जी नीड को पूरा किया जा सकता है। तो मोदी जी वहाँ पर जाते जाते बातें करके गए, तो ये भी ध्यान रखना, है ना। ग्लोबल साउथ हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लिथियम अर्जेंटीना में है, डायमंड्स एंड यूरेनियम नामीबिया में बहुत पाए जाते हैं। सोलर बायोफ्यूल्स घाना उसके अंदर पहले नंबर पे है ना, इनको तो कंपेयर किया जाए तो, है ना। UPI और इन सब को प्रमोट किया गया वहाँ पे, है ना। मोदी लेवरेज साइजेबल इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़, है ना। नामीबिया में वहाँ पर हमारी इंडियन को जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, है ना, उनको भी बातें करते हुए आगे निकल गए। तो 5 देश, उनके नाम, उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी एटलीस्ट याद रखना। हम उनके साथ ट्रेड वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से हम वहाँ पर गए, ठीक है। द फर्स्ट बायलैटरल विजिट एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल टू त्रिनिदाद, है ना। 1999 के बाद पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हैं, है ना। Modi extended the OCI Overseas Citizen of India card facility from 4th to 6th generation of the 700,000 strong Indo-Trinidadian कम्युनिटी। तो वहाँ पर कौन से त्रिनिदाद कम्युनिटी पाई जाती है, इनको वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया। ये सारे फैक्चुअल डाटा है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे फैक्चुअल डाटा जो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे अगर ये पैसे जाते हैं तो, ठीक है। बाकी तो रीडेबल है चीज़ें, जैसे द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इनको वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया। 6 MOU भी साइन हुए, बायोफ्यूल्स अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, स्पोर्ट्स एक्सचेंज, गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना, डिजिटल इंक्लूजन, ये सब भी ध्यान रखना है। अर्जेंटीना क्यों गए थे, क्योंकि लिथियम मिल जाएगा हमें वहाँ से, ठीक है। उनको मोदी जी को वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड की टू द सिटी इन द ब्यूनस एयर्स से दिया गया, है ना। तो ये सब बातें भी याद रखना जो ये डील करके आए वहाँ पे। हालांकि हम लोग जब ये गए थे उस समय DNA वगैरह में पढ़ भी चुके हैं प्रॉपरली एक एक चीज़ के साथ। ब्राज़ील में गए, ब्राज़ीलिया मोदी एंड प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा agreed to double two-way trade to $20 billion within 5 years, है ना। उनसे ट्रेड आगे बढ़ाने की बात हुई। 6 अग्रीमेंट हुए हमारे डिफेंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एंटी टेरर कोऑपरेशन पे, सस्टेनेबल एविएशन पे, फ्यूल पे और फिनटेक रेगुलेशन पे। तो ये भी ध्यान रखना।
इनको वहाँ का भी हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, क्या नाम है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो ये कहाँ का सिविलियन अवार्ड है हाईएस्ट, याद रखना ब्राजील का। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, याद रखना मोदी जी के पास ऑलमोस्ट 25 प्लस सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है किसी कंट्रीज के, ठीक है। जैसे भूटान से ऑर्डर ऑफ ड्रू गाइलेपो लाए थे, फिर नामीबिया गए, नामीबिया में मिनरल्स बहुत सारे हैं। ये किसी भारत के प्राइम मिनिस्टर की 1998 के बाद पहली विजिट थी, ठीक है। वहाँ पर कोबाल्ट, लिथियम, यूरेनियम ये सब लाने गए, क्योंकि कोबाल्ट किस में काम आता है, आपके उसमें क्या बोलते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज में। और आप जानते हो साउथ अफ्रीका से और हम नामीबिया से चीता भी लाए थे, याद है ना, चीता इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि चीता एक्सटिंक्ट हो गया था कब भारत में, तो 1952 में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो हम नामीबिया से चीता भी लाए थे, और भी लाने की बात हो रही है ना। नामीबिया ने हमारे यूपीआई स्टाइल डिजिटल पेमेंट का भी वेलकम किया, यानी कि वहाँ पर भी यूपीआई को हमने प्रमोट किया। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वाड लॉन्चेस क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। क्वाड क्या है, तो आप जानते हो 4 देशों का ग्रुप है, ठीक है। एक है यूएसए, एक है इंडिया, ठीक है, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है जापान। क्वाड स्टार्ट कब हुआ था, तो क्वाड स्टार्ट हुआ था 2007 में, ठीक है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बारी बारी से मीटिंग होती है। 2024 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो याद रखना इंडिया में होनी थी, लेकिन यूएसए में कर दी गई थी ट्रांसफ़र। इस बार 2025 की समिट कहाँ पर होने वाली है, इंडिया। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, हो शायद ये मीटिंग ना हो, क्योंकि ट्रम्प साहब हमसे नाराज हैं, है ना। टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हम RIC है ना, रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक में जाके बैठ गए हैं, ठीक है। हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया ट्रम्प के ऊपर। तो मे भी हो सकता है कि इस बार जो आपका क्वाड है वो ठंडे बस्ते में चला जाए, यानी कि खत्म ही हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, इन सब ने मिलकर, इंडिया, जापान, यूएसए, इन सब ने मिलकर एक क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव निकाला है, जिसमें ये लोग लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, कोबाल्ट, निकेल, अदर इनपुट्स दैट पावर बैटरीज, टर्बाइंस, सेमीकंडक्टर इनको बनाएंगे, ठीक है। ताकि किसकी डिपेंडेंसी खत्म हो, उसके चाइना की, क्योंकि चाइना जो है लगभग 87% के आसपास डोमिनेट करता है इस मार्केट में। चाइना जिस दिन चाहे पूरी दुनिया को ब्लॉक कर सकता है, इसलिए तो ट्रम्प साहब ने चाइना पे इतने टैरिफ नहीं लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना ही एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए, है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स और इन सबको। तो हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और यूएसए है, इसका पार्ट है, क्योंकि क्वाड में 4 ही मेंबर हैं, ठीक है। – 2007 में बना था। जो आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, इन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका यूएसए, ठीक है। ये इसके मेंबर हैं, ये भी ध्यान रखना। और इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम मालाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, फैक्चुअल डाटा, ठीक है। चाइना इसको मानता है कोल्ड वॉर स्टाइल मिनी नेटो कहता है, ठीक है। जैसे नेटो चल रहा है ना आजकल, नेटो यूएसएसआर के अगेंस्ट बना था, यूएसएसआर खत्म हो गया, नेटो अभी भी चल रहा है। तो चाइना इसे मिनी नेटो की तरह देख रहा है कि वह अमेरिका काउंटर करने की कोशिश कर रहा। तो देखो इंडिया यहाँ भी बैठता है, इंडिया ब्रिक्स में बैठता है ना। हम म्यूचुअल बेनिफिट पाना चाहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं ना, यही इंडिया की खासियत है। और इसी से हमारा ट्रम्प साहब नाराज है। चलते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट यूएस जजमेंट ऑन AI एंड कॉपीराइट लॉज। क्या है पढ़ना, 2 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कैलिफोर्निया रूलिंग इश्यूड जस्ट 3 days अपार्ट इन जून 2025 हैंडेड मेटा प्लेटफॉर्म्स, मेटा फेसबुक को कहते हैं, over generative AI training data. Judge Vince Chabaria threw out almost all the writers' claim against Meta's Llama models. Llama 3 उसका क्या है, AI है, किसका, फेसबुक का, ध्यान रखना। While Judge William Alsup held that Anthropic use of millions of books to teach its cloud models was exceedingly transformative fair use, both opinions narrowed and partly realigned the legal theories that plaintiffs can pursue, but they also left live questions about downstream outputs, pirated copies and market harm. तो जो आपका AI है उसके ऊपर इन्होंने कहा है कि जो कॉपीराइट कंसर्न है वो तो उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि AI क्या करता है, चीज़ों को यूज़ करता है और उसको फ्रेम कर देता है। आपने देखा होगा ना, AI को यूज़ कर रहे हो कि फ्रेम दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज बदल देता है, कंटेंट तो वही होता है। तो इससे कहीं कॉपीराइट का वोलेशन ना हो जाए, तो उसके ऊपर जस्ट एक जजमेंट आया, ठीक है। इंडिया का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा याद रखना, मेटा फेसबुक को कहते हैं ना। द यूएस कॉपीराइट ऑफिस साइटेड बोथ डिसीजंस ड्यूरिंग इट्स जुलाई 2025 AI राउंड टेबल, नोटिंग दैट द कोर्ट्स
reinforce its guidance, requiring human creativity for registrable works while leaving policymakers to resolve mass training questions। ना तो ये सब बातें लिखी हुई हैं। इंडिया अपोज अमेंडमेंट्स टू द प्लांट ट्रीटी। क्यों भारत उसमें प्लांट ट्रीटी को अपोज कर रहा है? तो देखो एक लाइन याद रखना, बायोपायरेसी। भारत के लिए बायोपायरेसी सबसे बड़ा कंसर्न है। देखो वो क्या रहा है, इंडिया हैज टोल्ड नेगोशिएटर्स एट दिस ईयर्स टॉक्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल, इसे कहते हैं हम लोग ITPZRFA, बेटर नोन एज द प्लांट ट्रीटी, that it will not support a package of draft amendments that would automatically place all the countries' crop germplasm into the treaty's multilateral pool and extend benefit sharing rules to digital sequence information. New Delhi argues that the proposal would erode national sovereignty over seeds, undermine farmers' rights, and expose India's rich genetic diversity to the biopiracy. What is biopiracy समझना? इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है उस एनवायरमेंट इफेक्ट से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे जो बीज है वो कमजोर पड़ रहे हैं। तो हम क्या करें, सारी दुनिया के लोग एक साथ बैठे है ना, प्लांट ट्रीटी कर लेते हैं, जो बीज है जहां पर नीड है वहां पर उनका मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बना लेते हैं और बाकी आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इंडिया इसमें नहीं जाना चाहता। इंडिया कहता है कि मैं आ तो जाऊंगा बट मेरे फार्मर्स का लॉस हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है, बीजों को मॉडिफाई कर रखा है। आपने देखा होगा ना, जब बुआई का टाइम आता है तो कोई 100 रुपए का बीज ले आता है, कोई 5000 का बीज लाता है, तो उसको मॉडिफाई कर रखा है बहुत अच्छे से, अच्छी फसल होती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बायोपायरेसी हो जाएगी, है ना, कि मेरे देश का प्रोडक्ट कहीं दूसरे देश में कोई कॉपी ना कर ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। उसके लिए इंडिया इसको कंसर्न मान रहा था और इंडिया इस ट्रीटी से बाहर निकल गया। द ट्रीटीज एड हॉक वर्किंग ग्रुप मेट इन लीमा, कहां पर मिले हैं, लीमा में, ठीक है। GB10 कहा गया इसे, दैट टेक्स्ट प्रपोज टू एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स कवर्ड बाय द मल्टीलेटरल सिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ क्रॉप्स डाली गई लेकिन इंडिया उससे बाहर निकल गया है, बस इतना ध्यान रखना है। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चरल, जैसे आपने MSP पढ़ा होगा ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये सब है ना, एनवायरमेंट के बारे में। इसमें कहा गया बेनिफिट शेयरिंग मॉड्यूल है जिससे भारत एग्री नहीं कर रहा है। 0.77% ऑफ द एनुअल सेल्स इनटू द ट्रीटीज बेनिफिट शेयरिंग फंड। आप जितना पैसा उससे कमाओगे ना, उससे लगभग आपको 0.77% पैसा आपको इस फंड में डालना पड़ेगा। ये भी गलत बात है ना, बहुत सारा पैसा भारत से बाहर निकल जाएगा। तो इंडिया कह रहा है हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। फार्मर्स राइट, फार्मर्स के कौन कौन से राइट है? द ट्रीटी इज द फर्स्ट इंटरनेशनल लॉ टू रिकॉग्नाइज दैट फार्मर्स एंड इंडोजीनियस कम्युनिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड नॉलेज एंड जर्मप्लाज्म दैट अंडरपिन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इट ऑब्लिग्स national government to protect the rights of the farmers to save, use, exchange and sell farm saved seed, है ना। तो ये सब बातें कर रहा है। चलते हैं आगे। चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा। चाइना क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बना रहा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में। भारत में आ जाते हैं तो इसे ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं, बांग्लादेश में चली जाती है तो इसे जमुना कह देते हैं, इंडिया में गंगा को गंगा कहते हैं, इंडिया को बांग्लादेश में पद्मा कह देते हैं, ठीक है। तो इस यारलुंग सांगपो के ऊपर, जो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाने जाती है, इसके ऊपर मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है जिसका नाम मेडोंग रखा गया है, ठीक है। मोटो याद रखना, जो लगभग 60,000 मेगावाट यानी कि 60 गीगावाट का डैम है, ठीक है। इसमें लगभग $160 बिलियन खर्च कर रहा है वो, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम किसको हो जाएगी, तो याद रखना ये जो हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी डैम बनाने से? देखो प्रॉब्लम ये है कि चाइना, है ना, इसका यूज कर सकता है एज ए वाटर बॉम्ब, जैसे पाकिस्तान के साथ हम कर सकते हैं। हमने क्या किया, नदियों का पानी रोक दिया था पहलगाम में। सोचो किस दिन यहाँ पर डैम बन जाए और बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए और हमारी चाइना से लड़ाई हो जाए, चाइना एक साथ पूरा डैम खोल दे, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आ जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा थ्रेट है हमारे लिए, इसलिए न्यूज में आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। अभी तक हम पढ़ते थे बनेगा बनेगा, अब तो बनने भी लगा है, ठीक है। अब जानते हो चाइना हैज बिगन ऑन व्हाट इट कॉल्स द मेडोंग, है ना, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो ये जनवरी के हैंड आउट में भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसा करेगा, लेकिन अब वो दोबारा से उसको आगे कर लिया गया है, ठीक है। उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। डोमेस्टिक एनर्जी इंडस्ट्री उसके ऊपर काम करेंगी, ठीक है। हमारे लिए खतरा है क्योंकि अगर इसने खोला तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ना। तो बस वही सब बातें इसने लिख रखी हैं। आसाम में हाइड्रोलॉजिकल रिस्क है, इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 70% ऑफ ब्रह्मपुत्र एनुअल डिस्चार्ज थ्रू रेनफॉल, येट चाइनाज अपस्ट्रीम कुड
if control could still affect lean season flows and silt pulse critical for the डेल्टा फर्टिलिटी, यानी कि हमारे यहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, क्रॉप्स के लिए दिक्कत हो जाएगी, पानी नहीं पहुँचेगा। तो जैसे पाकिस्तान में हो गया था ना, जब हमने पानी रोका, जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा, प्रॉब्लम होगी ना उसे, तो हमें भी हो सकती है। तो बस वही बात है। हालांकि मोदी जी SCO की मीटिंग में गए हैं, है ना, चाइना से मिल के आए हैं, और जल्द ही चाइना का भारत में टिकटॉक भी स्टार्ट हो सकता है। तो देखते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा। FATF रिपोर्ट हाईलाइट्स इवॉल्विंग टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क। FATF क्या है तो याद रखना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनी थी? 1989 में। ये कह रहा है कि आने वाले समय में जो आपके टेररिस्ट फंडिंग है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये किसको कंट्रोल करता है? टेररिज्म फंडिंग को कंट्रोल करता है। देखो ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनी थी, बनाया था G7 के मेंबर्स ने, और इसको टारगेट करना था किसको, कि ग्लोबल जो फंडिंग होती है उस फंडिंग को वापस भी कैसे निकाला जाए। लेकिन याद रखना 2001 में जब आपके लादेन ने अमेरिका की बिल्डिंग में, है ना, बॉम्ब वगैरह डाल दिए थे, ठीक है, प्लेन से, तो वह क्या था, क्रैश हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने 2001 में किसको ऐड कर दिया, टेररिज्म को भी ऐड कर दिया FATF में। ये भी याद रखना, पढ़ा है हमने पहलगाम वाली न्यूज में ना। और इसमें 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में 3 ही देश है आज के दिन, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और आपका म्यांमार है। नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार आर इन द ब्लैक लिस्ट, और 23 मेंबर्स के आसपास ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने की बात हो रही थी। मतलब अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो उस देश को जब भी कभी वर्ल्ड बैंक IMF पैसा देता है तो बड़ी ध्यान से देता है कि ये पैसा मिसयूज ना कर ले, टेररिज्म ना यूज कर ले, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट वालों को पैसा ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो 3 देश इसमें ब्लैक लिस्ट में भी हैं। तो सब सहारा अफ्रीका में बहुत ज्यादा टेरर फंडिंग हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए FATF को आगे आना होगा, बस इसी की बात कर रहा है, ठीक है। रियल टाइम पेमेंट मॉनिटरिंग टूल्स बनाने होंगे, है ना, टारगेटेड आउटरीच बनाने होंगे, तो वही सब बात कर रहा है। व्हाट इज FATF 1989, G7, वही सब बातें हैं, ठीक है। 40 मेंबर है टोटल आज के दिन, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, FATF का 2010 में बना था, ठीक है, ये भी याद रखना। साइंस एंड टेक, निसार सैटेलाइट लॉन्च, इसरो एंड नासा ज्वाइंट वेंचर। देखो निसार सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है, जो आपके नासा और इसरो की क्या है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। कौन से उससे लॉन्च की गई है तो याद रखना आपका GSLV F-16 इसमें यूज किया गया है। श्रीहरिकोटा से छोड़ी गई है, ठीक है। 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक L बैंड नासा से, S बैंड इसरो से। और ये क्या करेगा, अर्थ की क्लोजली मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। नासा आप जानते हो, इसरो आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है, अपने अलग से क्लास भी ली है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था 15 अगस्त 1969 को। हेड इसका आज के दिन कौन है, चेयरमैन, तो डायरेक्टर कौन है इनके, V नारायणन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, नासा और इसरो मिले और बोले अर्थ की क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, लगभग अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर करेंगे, ताकि जहाँ पर भी एक्सीडेंट प्रोन एरिया या आपके अर्थ को एक प्रोन एरिया उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट लॉन्च कर दिया गया है। निसार विच हैज़ ए मिशन लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल चलेगा, विल ऑब्जर्व अर्थ विद ए स्वेथ ऑफ 242 किलोमीटर एंड हाई स्पाशियल रेजोल्यूशन, 242 किलोमीटर ऊपर से इसको ऑब्जर्व करता रहेगा। इट इज़ द फर्स्ट मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विद 2 radars, ठीक है। द 2 radars will allow NISAR to monitor both surface and subsurface changes through clouds, smokes and vegetation, ठीक है। लगभग 3 से 10 मीटर का उसके ऊपर सबको दिखता रहेगा। उसका नाम याद रखना, GSLV F-16 से हमने इसको भेजा है, ठीक है। और ये हमारा मिशन जा चुका है, ठीक है। कुछ ऐसे तो काम करेगा। Raw data is processed within 48 hours and critical hazard data like landslides, floods, reaches energy teams in under 4 hours, है ना। 4 घंटे में सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। हर 12 दिन के अंदर ये रिपीट करेगा अर्थ के चक्कर को। निसार विल क्वान्टिफाई crustal deformation along Himalayan and the San Andreas fault system। आपने मूवी देखी है सैन एंड्रियास, वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स पास पास बनी हुई हैं, तो साथ साथ पैरेलली चलती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो उन सबको देखना है ना। हिमालयन में बहुत सारा अर्थक्वेक आता है आजकल, आप देखते हो ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड ब्रास्ट और ये सब होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है ना, उनको पहले से मेजर कर लिया जाएगा। फोरकास्ट के अंदर हमें हेल्प मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025, आप जानते हो रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रामसर, है ना, 2 Feb 1971 को
रामसर शहर में, रामसर सिटी में, जो कि कहाँ पर है, ईरान में, है ना, देश बैठे और बोले कि हमें किसको बचाना है, वेटलैंड्स को बचाना है। अब आप कहोगे सर वेटलैंड्स क्या होते हैं? वो जमीन जो गीली है और उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, उसके आसपास जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, हमें उस जमीन को बचाना होता है, ठीक है, उस पेड़ पौधों को बचाना होता है, फ्लोरा एंड फौना को बचाना होता है, हम उसे वेटलैंड साइट कह देते हैं। और दूसरा नाम उसका है रामसर साइट। तो याद रखना 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, वेटलैंड्स डे बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाते हैं, ठीक है। इंडिया इसमें कब ऐड होता है? तो इंडिया ज्वाइंड इन 1982, ध्यान रखना, ठीक है, 82 में इंडिया ज्वाइन कर लेता है। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट है? तो इंडिया में 91 है, आपने पढ़ा होगा, पिछले महीने हमने पढ़ा था। 2 अभी राजस्थान में जुड़ी हैं, खीचन, ठीक है, और दूसरी कौन सी जुड़ी है, मेनार, ये 2 राजस्थान में जुड़ी हैं अभी लेटेस्ट, तो 91 हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा यूके में पाई जाती हैं। तो ये कह रहा है कि धीरे धीरे जो रामसर कन्वेंशन है ना, या जो ग्लोबल वेटलैंड्स है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6000 साइट की रिपोर्ट आई है, मोर देन 60 peer reviewed studies. The report paints a mixed picture while headline loss since 1970 now stands at 22%. यानी कि हमारे यहाँ पर जो पहले 30% था वो अब सिर्फ और सिर्फ 22% एरिया बचा है, जो किस में आता है, वेटलैंड्स में आता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। There is, however, a modest positive signal. The share of surviving wetlands assessed as a good condition has risen from 30% in 2017 to 37% in 2024. तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ना, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है, पानी के सोर्सेज है नहीं, तो वेटलैंड्स क्या हो जा रही हैं, वाइप आउट होती जा रही है। तो हमें उसे बचाना है, बस इसी के ऊपर ये थीम लिखी हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। रशियाज कमचटका हिट बाय 8.8 अर्थक्वेक। आपका जो रशिया है उसका जो कमचटका पेनिनसुला है, पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो आपका क्या हो, तीन तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसे इंडिया इज ए पेनिनसुला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो 4 तरफ से घिरा उसे आइलैंड कह देते हैं। 30 जुलाई 2025 को 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहाँ पर आ जाता है, रशिया में आ जाता है, कमचटका पेनिनसुला में, ठीक है, जो लगभग 250 किलोमीटर के दूर उसका क्या था, सेंटर बताया गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरा ये यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। 6th स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, है ना। तो बेसिक सी बातें याद रखनी है, कैसे आता है अर्थक्वेक आप जानते हो, है ना। 3 मिलियन पीपल उसमें कम से कम अफेक्ट हुआ, ठीक है। आप जानते हो एक होता है पी वेव, प्राइमरी वेव, जो आपके सभी सरफेस से निकल जाती है सॉलिड लिक्विड से। एक होती है सेकेंडरी वेव, एस वेव, जो सिर्फ सॉलिड से निकलती है। एक होती है एल वेव, जो सरफेस पे ट्रैवल करती है, जो सीधी ट्रैवल करती है उसे सरफेस वेव या एल वेव, लव वेव कह देते हैं। और जो ऑसिलेशन में चलती है उसे रेलक वेव कह देते हैं। विच वन इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टेबल? तो कौन सी डिस्ट्रक्टेबल होती है आपकी, रेलक वेव्स या सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टेबल, ये भी आप जानते हो, ठीक है। कैसे आते हैं अर्थक्वेक? या तो इंटरनल डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है, द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। आप जानते हो नीचे प्लेट्स पाई जाती हैं, जियोथर्मल एनर्जी लगती है, प्लेट्स में ब्रेक आ जाता है, वेव्स बाहर निकलती हैं, ऊपर का सरफेस हिल जाता है, अर्थक्वेक कह देते हैं। कई बार प्लेट पैरेलली मूव करती हैं, तो आगे पीछे मूव करती हैं, तो ऊपर धरती हिल जाती है। कई बार हम बहुत ज्यादा वजन डाल देते हैं, जैसे टिहरी डैम की वजह से आया था 2015-16 में अर्थक्वेक, है ना, और नीचे से प्लेटें हिल जाती हैं तो ऊपर भूकंप के झटके आ जाते हैं, ठीक है। वो बातें आप जानते हो। तो कहाँ पर आया अभी आपका, यहाँ पर जैसे आपका उसमें आया था ना, क्या बोलते हैं, आपके 2 अदर कंट्रीज में आता रहता है, तो हम ऑपरेशन भी करते रहते हैं ना। किसी देश में आ गया तो हमने वहाँ पर कर दिया, जैसे भारत में भी आए थे ना, तो ऐसे नेपाल में आए थे उस समय ना, तो अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अर्थक्वेक आ जाता है कहाँ पर, पानी में, तो हम सुनामी कह देते हैं। जैसे 2004 में आई थी सुमात्रा आइलैंड के ऊपर, इंडोनेशिया में, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे। इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को, है ना। इस दिन वर्ल्ड टाइगर सेंसस, है ना, कितना हो चुका है हमारा, 5574, जो 2002 से लगभग 74% बढ़ चुका है, ठीक है। आप जानते हो बहुत अच्छे से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। हमें जानवरों को बचाना था, इसी के अंडर में हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और टाइगर डे की तो बात कर रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। और इसको 50 साल पूरे हो गए थे, हमने पढ़ा है ये भी पिछले वाले हैंडआउट्स में, अगर आप लोग कंटिन्यूस देख रहे हो, है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो 2023 में हमने स्टार्ट किया, जिसमें टोटल 7 बिग कैट डाली गई हैं। 5 भारत में मिलती हैं, 2 भारत में नहीं मिलती है। कौन सी?
प्यूमा नहीं मिलता है, और दूसरा आपका इसमें क्या नहीं मिलता है, प्यूमा, और दूसरा कौन सा आपका जैगुआर, ये दोनों इसमें भारत में नहीं मिलते हैं। ब्लैक पैंथर नाम का तो कोई जीव होता ही नहीं है, तो ब्लैक पैंथर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 29 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टाइगर्स डे, ठीक है। तो वही सब बात कर रहा है। ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, 5574 टाइगर्स की। इंडिया के अंदर 3684 है, जो लगभग 75% जो वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है वो भारत में पाई जाती है, ध्यान रखना। रेंज वाइज, ठीक है, रिमेनिंग शॉर्टफॉल, थीम, इस बार की थीम क्या है तो भी याद रखना। इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई 2025। इंडिया होस्ट ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर, वही सब बातें हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से टाइगर रिजर्व, ठीक है, पहले 9 थे, अब टाइगर रिजर्व 58 हो चुके। लास्ट कौन सा है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, पिछले कुछ हैंडआउट में हमने पढ़ा भी था। माधव नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज 58th टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखना, ठीक है। NTCA National Tiger Conservation Authority was formed in 2005. India has 3500 plus wild tigers, है ना, जो कि 2006 में 1400 थे। अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन 2023 में आया था, जिसके बाद हमने IBCA स्टार्ट किया था, है ना। टाइगर्स हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू प्रीवियसली डिप्रेटेड हैबिटेट, जैसे राजाजी नेशनल पार्क में इनको वापस डाला गया, राजाजी टाइगर रिजर्व कह दिया। माधव नेशनल पार्क में डाला गया, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, है ना, उसमें डाला गया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ रामगढ़ विषधारी राजस्थान में इनको डाला गया, रीइंट्रोड्यूस भी किया गया। तो जस्ट रीडेबल है, कुछ बातें याद रखना, है ना, कि भारत में कितना परसेंटेज शेयर है। टाइगर काउंट, ठीक है, 2018 में 2967 था, 2022 में 3682 हो चुका है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट भी ज़्यादा है, जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे जंगली जीव ज़्यादा होंगे, वहीं पर आपकी ट्राइब्स भी ज़्यादा हैं। फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु, है ना। तो जस्ट ये डाटा भी याद रखना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है टाइगर्स की, तो वैसे तो महाराष्ट्र MP है, बट अगर वैसे पूछे टाइगर रिजर्व में तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड वाला पहले नंबर पे है, देन बांदीपुर कर्नाटका, देन नागरहोल कर्नाटका, बांधवगढ़ MP और देन दुधवा उत्तर प्रदेश, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। ICJ क्लाइमेट चेंज रूलिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते हो, ठीक है, इसमें 15 जज होते हैं। आज के दिन एक भारत का कौन है, दलवीर भंडारी है ना, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, हमने पढ़ा भी है इसको UN के साथ। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। पहला जज इसमें कौन थे, आपके कौन थे, नरसिंह रामा राव थे, ठीक है। आपसे अगर पूछे करता क्या है तो दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को यही सुलझाता है, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, बट मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर कहीं भी एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट आता है और वो इंसानों के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा वो आता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसे इलीगल मानेंगे, हम उसको डिजास्टर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसा कि भारत में पढ़ा था तुमने, तो आपके राजस्थान का एक नेशनल बर्ड है, सॉरी स्टेट बर्ड है राजस्थान का, कौन सा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, जिसको सोन चिड़िया भी कहते हैं, वो खत्म होती जा रही थी। तो एक केस पढ़ा था हमने, याद करो, आपका रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसी व्यक्ति के किसी के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है, तो दैट इंस्टीट्यूट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसे कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, फाइन उस पर लगेगा। और इस चीज़ को उन्होंने आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया था, जिसे हम राइट टू लाइफ कहते हैं, ठीक है। 2023 के एक हिस्टोरिकल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर कहा गया था कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी, 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल था, हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अब 2 का गोल सेट कर दिया। अब कल को ये नहीं कह सकते कि 2 का गोल अचीव हो गया, उसके लिए नेचर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल है तो दे हैव टू बी पनिश्ड, उनको कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, बस यही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। स्टूडेंट लेड कैंपेन, क्या नाम था उसका, वनुआतू, persuaded the UN General Assembly UNGA to request ICJ's first climate related advisory opinion in March 2023, ठीक है। What are states' obligations under international law to ensure climate protection, and what legal consequences arise when states through acts or omissions cause climate harm to other states or to humankind? तो उसको कह दिया गया वो सब इलीगल माना जाएगा, आपको ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ICJ का पहला, अपने 78 ईयर की हिस्ट्री में पहला था कि उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ऐसी बात कही है, ठीक है। द कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन लेज आउट एन इंटीग्रेटेड
part framework that transforms climate aspirations into concrete rules of conduct and accountability for every state. Each element is expressed in fully regional legal findings that draw on the UN Charter, the UNFCCC, आप जानते हो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में हुआ था, 1994 में काम करना शुरू करता है, हेडक्वार्टर इसका बोन में है और यही कॉन्फ्रेंस को पार्टीज करवाता है। जैसे पहली COP हुई थी बर्लिन में 1995 में, याद करो। इस बार कहाँ हो रही है COP 30? ब्राजील में हो रही है ना। लास्ट वाली कहाँ हुई थी? बाकू अजरबैजान में हुई थी। उससे पिछली वाली UAE में हुई थी, वहीं पर 1.50 को टारगेट अचीव हो गया था। और इन सब को देखते हुए इस बार जनवरी के महीने में ट्रम्प साहब या US से कहाँ से, पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर गया, क्योंकि पैसा लगाने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे। ओवरआर्चिंग ड्यूटी ऑफ द प्रिवेंशन एंड डिलीजेंस, है ना, ये सब बातें लिखी गई। जस्ट रीडेबल है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जो काम की चीजें वो जस्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि दुनिया की पॉपुलेशन 1.46 इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 1.46 बिलियन डॉलर नहीं 1.46 बिलियन हो चुके हैं, ठीक है। 146 करोड़ हो चुके हैं भारत के लोग, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना। इस बार की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड द होपफुल वर्ल्ड। दिस इज द, क्या है इसकी आपकी थीम है इस बार की, है ना। सिंपल से याद रखना। इंडिया में 29 ईयर एज के बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जो मीडियन एज है वो ये है हमारी इस बार की। हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो ऑलरेडी 2 से कम हो चुकी है, आप जानते हो, है ना। 2.1 है लेकिन 1.9 हो चुकी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट कहाँ पर हमने पढ़ा था पिछले वाले हैंडआउट में, कहाँ पर है? बिहार में, भारत में, दुनिया में नाइजर में है। बिहार में ऑलमोस्ट 3 है ना। सेक्स रेशो, ठीक है, वो भी हमारा गिरा है, ठीक है। 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2025, है ना कहीं इंक्रीज हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हमारे प्रोजेक्शन, हमने पढ़ा था ना 2011 के सेंसर में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो गैप हरियाणा में था, इसलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ था। सबसे कम गैप कहाँ पर था? केरल में, वहाँ पर 1000 लड़कियाँ शादी करने के लिए, तो लड़कियाँ 1040 के आसपास है, ठीक है। तो इस बार हमें लग रहा है कि हमारा सेक्स रेशो भी बढ़ा है ना, 904 हो गया था, ठीक है। $372 मिलियन जो पीपल हैं वो लगभग 15 से 29 ईयर के एज में है, ठीक है। 60 या उससे ऊपर वाले लगभग 104 मिलियन है 2011 के अकॉर्डिंग। 2040 में लगभग डबल हो जाएंगे ऐसा मानना है। उत्तर प्रदेश रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जो कि लगभग 23.6 मिलियन है। अभी लास्ट टाइम भी यही था। अभी जब ऑफिशियल सेंसस होगा, काउंटिंग होगी, तो हम उसके डाटा को पढ़ भी लेंगे, लेकिन हाँ जस्ट ये प्रोजेक्शन ऐसा हुआ होगा। बिहार, ठीक है, डेंसेट स्टेट है, याद रखना। 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है, 16 से 17 लोग ही 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में है। भारत की ओवरऑल 2011 के सेंसस में 282% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। वैसे ओवरऑल देखोगे दिल्ली नंबर 1 पे आता है। दिल्ली में 11,000 कुछ लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। जस्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट, तो जस्ट एक रिपोर्ट है। 2025 का एडिशन है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। भारत की क्या रैंक है इसमें देख लेते हैं। अफ्रीका नाउ अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द ऑल पीपल फेसिंग हंगर, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 8.2% जो लोग हैं वो क्या है, हंगर क्राइसिस में जी रहे हैं, है ना। सोफी रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द FAO, IFAD, यूनिसेफ, जानते हो ना बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करता है, WFP, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 28 जुलाई एट द UN फूड सिस्टम समिट स्टेक इन एडिस अबाबा, एडिस अबाबा अफ्रीका में है, जहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। एंड प्लेसेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन फूड प्राइस इन्फ्लेशन एंड द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हेल्दी डाइट्स। तो उसने जस्ट डाटा बताए हैं, ये आपके क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। Global hunger trends, the new figures show the chronic undernourishment fell from 8.5% से कितना हो चुका है, 8.2% हो चुका है, ठीक है। About 307 million people, 1 in 5 Africans unable to meet minimum energy requirements, नहीं मिल पा रहा है, हंगर क्राइसिस चल रहे हैं। हमने एक पहले पढ़ा था ना गाजा, साउथ सुडान, वो वाली न्यूज़ पढ़ी थी ना, उसको भी अलाइन कर सकते हो। Moderate and severe food insecurity, ठीक है।
स्टंटिंग है ना, स्टंटिंग, वेस्टिंग। स्टंट क्या होता है? बच्चे की हाइट कम रह जानी। वेस्टिंग, बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ जाना। अडल्ट ओबेसिटी है ना, कॉन्टिन्यूड इट्स इनएक्सोरेबल राइज, ठीक है। 675 मिलियन अडल्ट्स ओबेसिटी के शिकार हैं। 37 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं, जिसे वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। 22% जो बच्चे हैं वो अपनी एज के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसे स्टंटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जस्ट डाटा याद रखने आपको। अफ्रीकाज हंगर प्रिवलेंस क्लाइम टू 20%, ठीक है, जो 7% थी एशिया में, ठीक है। वही सब बातें लिखी हुई है, कहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेशन है, कहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2 का टारगेट है जीरो हंगर, उसे हमें अचीव करना है और 2030 तक करना है, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। और भारत की रैंक कितनी है इसमें? 99th, ये भी याद रखना, ठीक है। जस्ट रीडेबल है, आप मार्कर से हाईलाइट करके याद करना, 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा। एक बार में सुनने से याद नहीं होते डाटा, 2-3 बार पढ़ना है, समझना है, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट। 2025 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत की रैंक कौन सी है? तो सिंपल याद रखना, इंडिया की रैंक इस बार कौन सी है? पासपोर्ट स्टिल स्पैन्स 168 डेस्टिनेशंस। सिंगापुर पहले नंबर पे है विद वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एक्सेस टू 193 प्लेसेस, वाइल जापान एंड साउथ कोरिया शेयर्ड सेकंड प्लेस। तो पहले नंबर पे सिंगापुर, फिर है जापान और साउथ कोरिया, है ना। जस्ट डाटा याद रखना। इंडिया रजिस्टर्ड द बेस्ट 6 month लीप, climbing 8 rungs to 77th even though its visa free tally rose by only 2। तो भारत की कौन सी रैंक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो 77th हो गई है। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर है, फिर कौन है? साउथ कोरिया और आपका जापान है। सिंगल फैक्चुअल डाटा याद रखना है, ठीक है, कि हम कितने देशों में जा सकते हैं वीजा फ्री, ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इज क्वार्टरली रैंकिंग, क्वार्टरली डाटा आता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में वन लाइन में पूछ लेता है, मोस्टली क्लेट या एलेट में पूछता है ज़्यादा। डेवलप्ड इन द 2006 से स्टार्ट हुआ था हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। जस्ट बातें याद रखनी है, ठीक है। जस्ट फैक्चुअल डाटा है, भारत की रैंक याद रखनी है, ये सब नहीं ध्यान रखना है। अफगानिस्तान केवल 25 डेस्टिनेशन में जा सकता है विदाउट वीजा, है ना। ओके, चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जस्ट इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट को अपने पास रखना, चीज़ों को समझना, हाईलाइट करके जो याद करने वाली चीज़ें जो मैंने समझाई उनको याद भी कर लेना साथ साथ, ठीक है। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।